गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज फिर अपन अपने ऑनलाइन की नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 135 स्टार्ट करते हैं। अपन ने बेटा लास्ट जो अपना क्लास 134 थी उसमें मैंने आपको कुछ आयतनी विश्लेषण के सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे जो आपको मॉड्यूल में है, और स्टेज 1 के क्वेश्चंस करवाए थे। स्टेज 1 के ही आगे बात करते हैं। कल 109 तक मैंने बेटा करवा दिए थे आपको। आज अपन आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस और। बेटा क्वेश्चन नंबर किस में बात कर रहे हैं हम, पहले तो याद रखें स्टेज 1 में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 111 बेटा ये नहीं करवाऊंगा, ये बताया था आपको, सेम एज उदाहरण 15। जो उदाहरण दिया हुआ है आपको 15 जो मैंने सॉल्व करवाया था उसका जैसा है। और याद रखें इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं भाई, ये जरूर याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 111 हो जाएगा ऐसा मैं मान सकता हूं। इसके बाद अपन बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 118। क्या बोलता है देखिएगा, स्टेज 1 में FeSO4 का कितना भार 1N KMnO4 के 200 ml द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो बेटा वही घिसी-पिटी बातें आ रही हैं कि जिन भी दो चीजों की बात की है इनके तुल्यांक बराबर कर दो। यही फॉर्मूला होता है कि बेटा जिन भी दो चीजों की बात कर रहा है हम उनके क्या करते हैं, तुल्यांक बराबर कर देते हैं। तो FeSO4 के तुल्यांक बराबर KMnO4 के तुल्यांक, यही फॉर्मूला है बेटा आपका। तो बेटा तुल्यांक बराबर किए, तो बेटा इसका भार पूछा है, तो भार से रिलेटेड जब बात होती है तो फॉर्मूला लगता है मोल गुणा एन फैक्टर, और इधर KMnO4 की बात की है तो नॉर्मलता गुणा आयतन। इसके ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला नॉर्मलता गुणा आयतन। इधर ये क्यों लगाया, क्योंकि भार की बात की है तो मोल आ जाता है, आपको बताया था बेटा। मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार, और FeSO4 का अणु भार बेटा याद रखें कितना होता है, 152 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना चाहे 56, 32 और 64। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये 152 आएगा। FeSO4 के लिए बेटा एन फैक्टर ये +2 से सदैव +3 में ऑक्सीकृत होता है, तो एन फैक्टर 1 आ गया। इसका बेटा नॉर्मलता कितना दी है, 1 दी है। आयतन 200 ml, ml को लीटर में बदलना पड़ेगा भाई। यदि इधर भी आयतन ml में होता तो ml कट जाते हैं, नहीं बदलते, लेकिन एक ही जगह है तो ml को लीटर में लेना पड़ेगा। ये गलती की होगी मेरे को लग रहा है। तो बेटा यहां से देखो क्या आएगा, 152 गुणा 200 बटा 1000, 0 से 0 कट गया, 152 दूना कितना होता है 304, तो बेटा यहां से आएगा 30.4 ग्राम। तो देखिएगा, देखिए आपका आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल बेटा ऑप्शन 1 करेक्ट है 118 में। कैलकुलेशन वगैरह बाकी आप देख लीजिएगा बेटा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। आपको बोल रहा है I2 + 5Cl2 + 6H2O किसमें बदल रहा है, 2HiO3 + 10HCl। बेटा यहां से I2 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो इधर I पे 0 आएगा चार्ज, इधर I पे देखो 1 + x - 6 बराबर 0। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक O पे -2 तो 3 पे कितना आएगा -6। तो बेटा यहां से x बराबर +5। तो बेटा ये 0 से 5 में जा रहा है, एन फैक्टर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु है इसलिए 2 से गुणा होगा 10। तो इसके तुल्यांकी भार की बात करूं तो इसका तुल्यांकी भार आएगा बेटा, जो इसका अणु भार होगा वो बटा एन फैक्टर कितना 10। तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए आपका m/10, तो 120 का आंसर आएगा ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 122 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन। बेटा आपको याद हो तो आयतनी विश्लेषण के बाद में मैंने नोट में 3 चीजें बताई थी, एक तो तनुकरण पर, एक अक्रियाशील पदार्थों के मिश्रण पर, एक क्रियाशील पदार्थों के मिश्रण पर। तो बेटा तीसरा केस है क्रियाशील पदार्थों का मिश्रण। क्रियाशील कैसे है, आपको HCl से NaOH मिला रहा है, अम्ल में क्षार मिलाओगे तो मिलेगा, HCl अम्ल होता है और NaOH क्षार होता है।
तो इस केस में बेटा आप फॉर्मूला लगा लोगे ये वाला, जब क्रिया हो सकती है अम्ल प्लस क्षार ऐसे, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको फॉर्मूला ऐसा बताया था, यदि याद आ रहा हो तो। बोलो आ गया फॉर्मूला याद? अब इसमें बेटा क्या क्या यूज करोगे, देखो एक तो HCl की बात की है, एक NaOH की बात की है। तो बेटा HCl आपका दिया है 100 cc और 0.1 N, और NaOH आपका दिया है 100 cc 0.2 N। अब N1V1 किसे ले, जो बड़ा है, तो बेटा इसमें ये कितना आएगा, ये तो 10 आएगा, और ये कितना आएगा, ये 20 आएगा। तो बड़ा कौन है, क्षार, तो 20 माइनस 10, आयतन परिणामी नहीं दिया तो दोनों को जोड़ लो, बटा 200 बराबर परिणामी सांद्रता। तो 10 बटा 200, इससे ये गई 0.05 N। साथ में पूछ रहा है परिणामी विलयन कैसा होगा, तो बेटा बड़ा कौन है, बड़ा क्षार है, ये तो अम्ल है और ये क्षार है, तो बेटा जो बड़ा होगा वही तो बचा है, बड़ा कौन है, क्षार, इसलिए नेचर कैसी आएगी इसकी, क्षारीय है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला कैसे लगाया, अम्ल में क्षार मिलाया है, बड़ा जो है उसकी प्रकृति आएगी, सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई बात? छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद हो तो इजीली हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे, तो एक बार इसको रफ करता हूं, आगे बात करते हैं फिर। और बेटा इतने क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, अब बाकी क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है बेटा। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बेटा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसे नहीं क्वेश्चन देख के कि हाँ भाई नहीं हो रहा छोड़ दिया, तो फिर बेटा दिक्कत है। बेटा आगे देखते हैं, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 128। आपको बोला है 2% W/V है, W/V का बताया अपन को 2%, H2SO4 का विलयन है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, भार आयतन प्रतिशत, तो परिभाषा क्या बताई थी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहाँ इसके अकॉर्डिंग कि 100 ml में H2SO4 कितना है बेटा, 2 ग्राम है। मैं बेटा 1000 ml में देख लेता हूं, क्यों, 1000 ml का मतलब मुझे पता है कितना हो जाता है, 1 लीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 ग्राम आ जाएगा क्या, 100 ml में 2 ग्राम, तो 1000 ml में 20 ग्राम आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, 20 ग्राम आएगा। अब बेटा नॉर्मलता की बात कर रहा हूँ H2SO4 के लिए, क्या होगा, मोलरता गुणा एन फैक्टर। मोलरता क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर गुणा एन फैक्टर। मोल क्या है, ग्राम भार बटा अणु भार, आयतन 1 लीटर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 होता है, ये मैं आपको बता के आया हूं। तो बेटा यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा। सॉल्व करके देख लेना। समझ में आ गई बात बेटा? इजी इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 129 फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आज अम्ल में अम्ल मिला रहा है, अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण है, 2 चीजों की बात कर रहा है। तो आपने क्या बोला, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू परिणामी सांद्रता। आयतन परिणामी क्या होता है, दोनों का योग, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो देखिएगा बेटा, HCl है, कितना है, 0.3 गुणा 100 ml, किसके साथ मिक्स किया है, 0.6 गुणा 200 ml के साथ मिक्स किया है। परिणामी आयतन की बात करूं तो बेटा 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300 ml हो गया, इज इक्वल टू परिणामी सांद्रता। यहाँ से कितना आया, 30,
यहाँ से कितना है 120 बटा 300, 150 बटा 300, ये परिणामी सांद्रता, ये 1/2, तो n कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 129 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 0.5 नॉर्मलता आएगी। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 135, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अलग पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बोला है HCl का विलयन है, ये HCl का विलयन है, 0.2 m सांद्रता है, 2 n नॉर्मलता दी है, 100 ml आयतन दिया है। इसको बेटा मिक्स किया है मैंने AgNO3 के साथ, 0.2 n सांद्रता है, 100 ml विलयन। तो ये पूछ रहा है परिणामी विलयन में नाइट्रेट आयन की सांद्रता क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बेटा इसका लॉजिक समझना एक्चुअली में चाहता क्या है। ये 100 ml 0.2 n HCl, ये 100 ml 0.2 n AgNO3। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मलता गुणा आयतन तुल्यांक होता है, तो मैं ये बोल दिया 20 मिली तुल्यांक हो गए। बेटा क्रिया हमेशा तुल्यांक या मोल करते हैं, आयतन नॉर्मलता नहीं करता है। और ये नॉर्मलता गुणा आयतन कितने हो गए, 20 मिली तुल्यांक इसके हो गए। बेटा नॉर्मलता गुणा आयतन तुल्यांक होता है, लेकिन ये ml में है इसलिए मिली तुल्यांक हो गया। समझ में आ गई बात? अब बेटा नाइट्रेट आयन की बात करूं, इसको और इसको मिक्स किया, तो बेटा जो नाइट्रेट आयन आएंगे, आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कहां से आएंगे। इसमें तो नाइट्रेट आयन है ही नहीं, तो यहां से तो आएंगे ही नहीं, केवल यहां से आएंगे। इसके कितने तुल्यांक है, 20 मिली तुल्यांक, जैसा मोल वैसी तुल्यांक, तो बराबर बट जाएंगे। तो 20 ही मिलेंगे Ag को, 20 ही मिलेंगे NO3 माइनस को। तो NO3 माइनस के तुल्यांक कितने हो गए, 20 मिली तुल्यांक। लेकिन आयतन, लफड़ा कहां होता है वो देख लो, पंगा कहां होता है, गलती कहां होती है। आयतन बेटा दोनों को मिक्स किया है, चाहे नाइट्रेट इधर से ही आए, लेकिन आयतन तो दोनों को मिक्स कर दिया, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 ml हो गया भाई। तो अब नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, तुल्यांक बटे आयतन, तो 20 बटा 200, 0 से 0 गया, 1/10 आया, और 1/10 का मतलब 0.1 आया। तो अब ये चाहे नॉर्मलता मानो चाहे मोलरता एक ही बात है, क्योंकि इसके लिए n फैक्टर 1 है। आवेश कितना है, 1 है। आयन पे आवेश जितना होता है वही n फैक्टर 1 है, तो इसलिए नॉर्मलता और मोलरता इसकी इक्वल है। कितनी है, 0.1 आएगा। दिक्कत कहाँ थी कि सर नाइट्रेट आयन यहाँ से आ रहा है, ये तो समझ में आ गया था। आयतन हमने केवल इसी का लिया था, इसका नहीं आएगा। बेटा दोनों को जोड़ा है तो आयतन दोनों का जुड़ेगा, ये गलती हो जाती है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा अपन ने अपने स्टेज 1 के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। बाकी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। बेटा सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि सारे अपन करेंगे तो फिर कोर्स कैसे होगा, और फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, सबसे बड़ी चीज। ठीक है ना? तो बाकी क्वेश्चन आप करें। ये अपना स्टेज 1 मेरी साइड से खत्म है। सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक बेटा ये याद रखें, अपचयन विभव और फॉर्मल आवेश के क्वेश्चन नहीं करवाए। वो बेटा मैंने इसलिए नहीं करवाए, अपने आगे एक चैप्टर में रासायनिक बंद करके चैप्टर आएगा, वहां पे पूरा ये डिटेल में आएगा, फॉर्मल आवेश भी और आपका ये अपचयन विभव, ये सारी बातें भी आगे चैप्टर में आएंगी। इसलिए बेटा मैं इसको इधर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इधर तो 1-2 क्वेश्चन है, वहां पे 2-3 लेक्चर बराबर मैटर है पूरा, तो वहां डिस्कस करेंगे। तो आपको एक फॉर्मल आवेश और एक आपका क्या बोला साथ में, अपचयन विभव, ये 2 क्वेश्चंस अभी आप छोड़ दो अभी के लिए, बाद में मैं अपने आप करवा दूंगा जहां आएंगे। तो आप ये टेंशन मत करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो बेटा आपको करवा दिया वो अच्छे से करें, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आने देंगे, ये जरूर ध्यान रखें बेटा। ठीक है बेटा? तो आगे देखते हैं। देखें अब आ जाइएगा बेटा, आपका स्टेज 2 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टेज 2 में मैं बात करूं, स्टेज 2 का पहला ही क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। CO3O4 औसत ऑक्सीकरण अंक वाला है, Pb3O4 और एक Fe3O4, याद आ गया होगा। तो यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं CO3O4 जो है वो किस किस से मिलके बना है, तो आपने बोला COO प्लस CO2O3 इससे मिलके बना है।
यहाँ CO पे बेटा +2 ऑक्सीकरण अंक है, यहाँ CO पे +3 ऑक्सीकरण अंक है। बेटा CO पे +2 ऑक्सीकरण अंक मतलब ऐसे भी लिखते हैं, CO पे +3 ऑक्सीकरण अंक मतलब बेटा ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात? रोमन पद्धति में प्रदर्शित किया जाता है। +2 ऑक्सीकरण अंक वाले CO कितने हैं? 1। और +3 ऑक्सीकरण वाले CO कितने हैं? 2। तो आपसे यही पूछा है +2 ऑक्सीकरण अंक और +3 ऑक्सीकरण अंक वालों की संख्या क्या है? तो इधर x बता रखा है, इधर y, तो हमको समझ में आ गया 1 और ये 2, तो x और y का मान आ गया 1 और 2। तो ऑक्सीकरण अंक को बेटा रोमन पद्धति में भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। स्टेज 2 में आपको बोला है निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण अंक न्यूनतम है? तो बेटा आपका दिया है NiCN4 पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे Ni पे चार्ज देखा x-4, या ऐसे करके देख लो, Cn पे -1 चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए, तो x पे +4 आया। दूसरा ऑप्शन है NiCO4, तो ये बेटा उदासीन अणु है, और वैसे भी धातु कार्बोनिल में धातु पे ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तीसरा बेटा Fe2O3, तो इधर Fe पे देखो 2x +3 ऑक्सीजन, 1 पे -2 = 0, x पे 3 आया +3। फोर्थ देखो SF6, तो x +6, 1 पे -1, टोटल पे 0, x = +6। तो इन सब में न्यूनतम बेटा सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिएगा आपको बोला है Na2S4O6 में S का औसत ऑक्सीकरण अंक, तो आपने बोल दिया 2 सोडियम, 1 पे +1, 4 सल्फर, X 6 ऑक्सीजन, 1 पे -2, टोटल पे 0, तो यहाँ से 2 + 4x - 12 = 0, x = 2.5 आएगा। 2.5 बोलो या 5/2 बोलो, एक ही बात है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। बेटा यहाँ पे औसत ऑक्सीकरण अंक पूछा था, यदि चारों सल्फर पे पूछता तो इसकी मैं आपको बेटा संरचना बनवा के आया था, जहाँ पे 2 सल्फर तो 5-5 और 2 सल्फर 0-0 शो करते हैं, सोडियम टेट्राथायोनेट, याद आ गया होगा, ये वही है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर स्टेज 2 का 9 था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वाला है, इसको भी आपको चेक करना सिखाएंगे। जैसे पहले सिखाया था कि आवेश के साथ साथ परमाणु भी आपस में क्या होने चाहिए बेटा? संतुलित होने चाहिए। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 स्टेज 2 का ही जो अपन बात कर रहे हैं अभिक्रिया संतुलित वाला, आपको दिया है बेटा K2Cr2O7 प्लस XH2SO4 प्लस YSO2 बदल रहा है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस ZH2, X Y Z बताने, तो तुलना की बेटा, आवेश है ही नहीं, ना तो प्लस ना माइनस, तो आवेश की बात नहीं होगी, केवल परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो यहां से बेटा अपन पहले देख लेते हैं सल्फर को, तो X सल्फर और Y सल्फर, X प्लस Y, यहाँ पे सल्फर कितने आए? 1 और 3 4, 1 तो ये रहा और 3 ये रहा 4। इसके बाद बेटा तुलना कर लो, और किसकी करोगे? हाइड्रोजन की तुलना कर लो। हाइड्रोजन की तुलना की तो 2x, ये 2x, और यहां गए हाइड्रोजन 2z, ये आ गया बेटा। तो और बेटा किसकी तुलना करोगे? ऑक्सीजन की तुलना कर लो। ऑक्सीजन की तुलना करूं, इधर 7, इधर 4x, 7 + 4x + 2y,
परमाणु की देख रहा हूं भाई, इधर से 2y, इधर से 4x, इधर से 7, इधर से 4, इधर से 4 × 3 = 12, इधर z। बहुत है बेटा। तीनों इक्वेशन को देखते हैं, ऑप्शन चेक। तो जैसे ही ऑप्शन चेक किया, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक्स वाई जेड के मान दिए 1 3 1, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x + y = 4, तो 1 और 3 4, तो ये करेक्ट इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 2 को देखते हैं, 2x = 2z, तो ये हटा दो, x = z, ये भी करेक्ट है। फिर देखते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन, 7 + 4 11, 11 + 6 17 आया, और इधर 12 और 4 16, 16 और 1 17, ये भी करेक्ट है। तो अब की बार भी बेटा ऑप्शन 1 करेक्ट आ गया। तो ऐसे नहीं सोचे कि सर इस वाले क्वेश्चन में तो ऑप्शन 1 ही आ रहा है, नहीं आएगा। देखना कोई सा और भी ऑप्शन आ सकता है। अपन अभी बात करेंगे स्टेज 4 का सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, वहां पे नहीं आएगा ऑप्शन 1, देख लेना जाए। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि आवेश तो देखना ही है, साथ में परमाणु भी, लेकिन आवेश नहीं है तो उसे चेक नहीं किया। ओके, इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 18 हो गया स्टेज 2 का। उसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22। आपको इक्वेशन दी है Cr2O7 - 2 प्लस 3H2SO3 प्लस 5H+, किस में बदल रहा है? 2Cr + 3 प्लस 3HSO4- प्लस 4H2। आपको इसमें Cr2O7 - 2 और H2SO3 इनके तुल्यांकों का अनुपात बताना है, कितना कितना होगा। तो बेटा आपको Cr2O7 - 2 और H2SO3 के तुल्यांक बताना है। तो तुल्यांक का फॉर्मूला mol1 N1 अनुपात mol2 N2, यही चेक करना है। इसके मोल बेटा कितने हैं, जो गुणांक लिखा हुआ है वो है N1, देखूंगा। इसके मोल कितने हैं, 3, N2 चेक करेंगे। गुणांक जो होते हैं वो लिखते हैं बेटा। यहाँ पे +6 चार्ज, +6 से +3 गया, n फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु 2, तो कितना आया 6, तो 1 × 6। इधर देखा s पे कितना चार्ज आया +4, और इधर कितना चार्ज आया +6, तो 4 से 6 n फैक्टर कितना आया 2, तो इधर आ गया बेटा 2। तो 6:6 कट के कितना आया 1:1। मोल तो आगे के गुणांक होते हैं, और n फैक्टर आपको निकालना आता ही है, तो वहां से चेक कर लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अभिक्रिया देख के डरा रहा था। आधे बच्चे तो देख के डर गए होंगे, पता नहीं सर क्या है। ठीक है, तो बेटा जो क्वेश्चन है डरना नहीं है, जो चीज बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप करते चलो काम, कि क्या चाहता है ये। चले आगे बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा आगे के। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MnO4- वाला है, जो बताया भी था बेटा। आपको ध्यान है जो MnO4- है वो अम्लीय माध्यम में अलग होता है, क्षारीय माध्यम में अलग होता है, उदासीन में अलग होता है। तो मैंने यहाँ तो बोल दिया अम्लीय, यहाँ बोल दिया क्षारीय, यहाँ बोल दिया उदासीन। बेटा ये +7 होता है, तो हमें पता है अम्लीय माध्यम में +2 में जाता है, क्षारीय माध्यम में +6 में जाता है, उदासीन माध्यम में +4 में जाता है। डन। तो इधर n फैक्टर 5, इधर n फैक्टर 1, इधर n फैक्टर 3, यही होता है बेटा। तो इनके तुल्यांक की बार देखो कितने कितने आएंगे। तो तुल्यांक की बार की बात की, यदि इसका अणुभार m है
m बात कर लूँ तो इसके लिए आएगा m/5, इसके लिए आएगा m/1, इसके लिए आएगा m/3। आपको यही दिया है अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में जो तुल्यांकी भार है क्रमशः ये हैं, तो कौन कौन से यौगिक होंगे? तो अम्लीय में तो Mn+2। अब बेटा Mn+6 चाहिए, तो +6 किस में आएगा ये चेक करना है, +4 किस में आएगा ये चेक करना है। तो ये तो आएगा MnO2 में और ये आएगा MnO4-2। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा अम्लीय माध्यम में Mn+2, फिर उदासीन माध्यम में MnO2, फिर क्षारीय माध्यम में MnO4-2। ऑप्शन 2 करेक्ट है। याद रखें, थोड़ा सा ये चक्कर है, मैंने उदासीन इधर मान लिया, इसने उदासीन बीच में माना है। कंफ्यूज नहीं हो, तरीका समझे क्या कर रहे हैं। आपको KMnO4 का तीनों माध्यम में पता होना चाहिए, किसमें कितना n फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज देखना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्षारीय यहाँ है, उदासीन यहाँ है, मैंने क्षारीय ये मान लिया, उदासीन ये, तो कंफ्यूज नहीं हो कि सर उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक करें। आगे बेटा फिर बात करते हैं। और तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद स्टेज 2 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1 मोल FeC2O4 Cr2O7-2 के x मोल से ऑक्सीकृत होता है अम्लीय माध्यम में, तब x का मान है। तो आपने बोला FeC2O4 के तुल्यांक बराबर KMnO4 के तुल्यांक, यही चलेगा बेटा। डन, सॉरी KMnO4 नहीं है, Cr2O7-2। तो बेटा इधर आपको एक चीज याद आनी चाहिए, हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पे Fe+2 से +3 में गया था, जिनमें दो चीजों का ऑक्सीकरण हुआ था, C2O4-2 CO2 में हुआ था। इधर n फैक्टर 1 था, इधर n फैक्टर 2 था, टोटल मिलाएंगे तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे बेटा आपको याद आ रहा हो तो Cr+6 से +3 में जाता है, तो 2 एटम है Cr2O7-2, n फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हम, मोल 1 N1 इज इक्वल टू मोल 2 N2। इसका मोल कितना है? 1, N1 कितना है बेटा? 3। इसका मोल कितना है? x, N2 कितना है? 6। तो यहाँ से x कितना आएगा? 3/6 मतलब 0.5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। याद क्या रखना है बेटा, फेरस ऑक्सलेट में दोनों का ऑक्सीकरण होता है, तो कुल ऑक्सीकरण कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे 6 ये पता है। और तुल्यांक का फॉर्मूला मोल गुणा n फैक्टर होता है, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने बेटा स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चंस देखे जो मेरे को लग रहा था कि आपको बताने चाहिए, बाकी आप करोगे तो आपसे बेटा क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो आगे, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना 2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये था एक नया तरीका। चलें बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा आपको आपकी स्टेज 1 करा दी, 2 करवा दिया, अब एक बार स्टेज 4 पे आते हैं पहले। ठीक है, तो अब बेटा अपन देख रहे हैं स्टेज 4 सेक्शन ए। देखिएगा इसका बेटा पहला ही क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है स्टेज 4 सेक्शन ए का। MnO4- के कितने मोलों की आवश्यकता है यदि फेरस ऑक्सलेट का 1 मोल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत होता है? तो बेटा वही बात है, MnO4- के तुल्यांक इज इक्वल टू फेरस ऑक्सलेट के तुल्यांक। बेटा फेरस ऑक्सलेट अभी भी देखा था FeC2O4 होता है, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्सलेट के तुल्यांक। बेटा फॉर्मूला मोल 1 N1 मोल 2 N2। MnO4- के मोलों की संख्या पूछी है तो मोल 1 पूछा है,
अम्लीय माध्यम में ये +7 से +2 में जाता है, तो n फैक्टर 5 हो गया, 5 आ गया। इसकी बात करूं, इसके लिए n फैक्टर अभी भी देखा था, Fe +2 से +3 जा रहा है, C2O4 -2 CO2 में जा रहा है, इधर n फैक्टर 2, इधर n फैक्टर 1, तो टोटल मिलाया तो n फैक्टर 3 आएगा। इसके कितने मोल दिए हैं आपको? 1 मोल दिया है, n फैक्टर 3 दिया है, तो इधर से मोल निकाले 3/5 मतलब 0.6 आएगा। तो बेटा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंपॉर्टेंट है। आपको बोला है Cr2O7 -2 CrO5 में बदल रहा है H2O2 की सहायता से। Cr2O7 -2 CrO5 में बदल रहा है किसकी सहायता से? H2O2 की सहायता से। साथ में इसने बोला है कि इसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड से बने हुए हैं। तो बेटा दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। तितली नुमा संरचना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है? x + 5, 1 पे -2, टोटल पे 0, x = +10। रॉन्ग है, क्योंकि हमने सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड मान लिए, लेकिन 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड से बंधे हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर +6 होगा, जिसका तरीका मैं आपको बता के आया हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या बोलता है आपका। बेटा MnO4 -2 ऑक्सीकृत हो रहा है MnO4 माइनस में, इधर ऑक्सीकरण अंक +6, इधर ऑक्सीकरण अंक +7, तो n फैक्टर कितना आ गया? 1। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद होना चाहिए आवेश होता है 1 फेराडे, मतलब 96500 कूलम, मैंने बताया था। लेकिन आज इसका हमें 0.1 मोल बोला है, क्वेश्चन पढ़ो तो 0.1 के लिए कितना होगा? 96500 इंटू 0.1 कूलम, तो 9650 कूलम। समझ में आ गया? आज मोल आपको 0.1 बोला है, आपको 1 नहीं बोला है। समझ में आ गई बात? और इलेक्ट्रॉन का n फैक्टर 1, तो मोल गुणा n फैक्टर गुणा फेराडे कर दो, वो आपका आंसर होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा ये आपके स्टेज 4 सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चंस जो लगा मेरे को कि दिक्कत करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखने चाहिए। इसका ध्यान रखें, बस टोटल n फैक्टर 3 हो जाता है, इसे फेरस ऑक्सलेट बोलते हैं, ये गलती होती है बेटा। चलो बेटा आगे आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बेटा स्टेज 4 सेक्शन बी को देख लेते हैं आप, IIT वाले सेक्शन को। तो बेटा इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्रदर्शन तापमान पर निर्भर नहीं करता? मोललता, क्योंकि जिसमें आयतन का पद नहीं आता वो बेटा ताप पर निर्भर नहीं करता। तो सेक्शन बी में बेटा क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन 3 देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था। X MnO4 माइनस प्लस Y C2O4 -2 प्लस ZH प्लस, किसमें बदल रहा है? X Mn+2 प्लस 2Y CO2 प्लस Z/2 H2। बेटा आज यहाँ पे आवेश भी दिया है, तो आवेशों के लिए भी समीकरण बनेगी, परमाणु के लिए भी। परमाणु देखो XMn संतुलित है, 2Y कार्बन संतुलित है, Z हाइड्रोजन 2 से 2 कट गया, Z हाइड्रोजन। तो आज यहाँ पे परमाणु संतुलित है, आवेश नहीं है। पहले हम क्या कर रहे थे? आवेश संतुलित थे, आवेश नहीं थे, परमाणु थे। तो आज आवेशों के लिए बनाते हैं। तो देखो इधर आवेश -X -2Y प्लस Z, समझ में आ गई बात? -X -2Y प्लस Z प्लस 2X। इधर आवेश नहीं है, इधर आवेश नहीं है,
तो y पे 0 आ गया, z पे 0 तो हट गया। बेटा ये हमारे पास एक समीकरण बनी आवेशों की। इसके लिए बेटा हम ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए सही बात है नहीं है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो एक्स वाई जेड के मान 5, 2, 16। तो बेटा देखो इसमें रखो -5 और 2 दूना 4 प्लस 16 बराबर, देखो देखो सही बात है क्या। तो बेटा -5 और -4 -9 और 16 7 बराबर 10 नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत है बेटा। ठीक है, ऑप्शन 2 देखो 2, 5, 8, तो x बराबर 2, y बराबर ऐसा प्लस 8। तो बेटा -2 और -10 -12 प्लस 8 -4। तो बेटा यहां से अपन ने देखा -4 बराबर -4, ये आ गया बेटा, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। आज ऑप्शन 1 नहीं आया सर, नहीं तो बार बार ऑप्शन 1 आ जाता था, हम परेशान हो जाते थे। ठीक है बेटा, आज आपके पास ऑप्शन 1 नहीं आया है, डायरेक्ट ये आया है। क्लियर है? तो आज परमाणु संतुलित थे तो हमने आवेश के लिए समीकरण बना ली और फिर ऑप्शन करके चेक कर लिया। बेटा क्वेश्चन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नहीं 4, 3 तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 भी बेटा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला है बेटा, आपको बोला है कोई धातु है जो ऑक्साइड बना रही है, ये इस धातु में ये धातु ऑक्साइड +2 और +3 दोनों को प्रदर्शित करता है, तो +3 वाले का कितना प्रतिशत है ये बता। दोबारा सुनिए, एक धातु 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक रखती है, +2 और +3, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तब इसमें +3 वाले कितना % है वो बताना है। तो बेटा इधर 0.98 इधर 1, इस पॉइंट को हटाना है तो दोनों को 100 से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, 98 और O 100। सही बात है ना भाई, जिससे पॉइंट का लफड़ा हट जाए इसलिए गुणा किया है। अब बेटा इसमें +2 वाला भी है +3 वाला भी है, मैंने बेटा मान लिया m+3 वाला x है, तो +2 वाला कितना होगा, टोटल 98 है, 3 वाला x है तो बच गया 98 - x। 3 वाला x है जो पूछा है वो x मान लो, बच गया जो 98 - x। तो अब देखो देखें टोटल पे चार्ज कितना होता है, 0, अणु उदासीन होता है, तो +3 वाला तो है x, चार्ज देख रहा हूं, +2 वाला है 98 - x, और एक बार दोबारा देख लो थोड़ा बड़ा होगा ये बेटा, +3 वाला तो है x, +2 वाला है 98 - x, 100 ऑक्सीजन है, एक पे -2, टोटल पे 0। m में 2 वाले तो कितने हैं, 98 - x, 3 वाले कितने हैं, x, 100 ऑक्सीजन, एक पे -2, अणु उदासीन होता है, टोटल पे 0। यहां से सॉल्व करो, 3x + 2 × 98 196 -2x -200 बराबर 0, x बराबर आया 4, मतलब क्या है m+3 4 है, तो 98 - x कितना आया 94, ये कौन है m+2। आपको m+3 का % देखना है, तो m+3 का % आपने क्या बोला, खुद का अपॉन टोटल, टोटल कितना है 98 × 100, ये करोगे तो 4.08% आएगा। ठीक है, m के जो 2 ऑक्साइड थे दोनों को लिख लिया, जो निकालना है उसे x मान लिया, बच गया 98 - x, और इस तरीके से सॉल्व कर दिया। समझ में आती है क्या बात बेटा, डन। तो ये अपना स्टेज 4 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था। चलूं आगे, बाकी क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें, होंगे। ये 2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे को बताने थे, तो मेरे को लग रहा था आप लोगों को दिक्कत आई होगी। बेटा स्टेज 4 सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय सामर्थ्य, वो आपको पता है ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होता है, आप कर सकते हो। अब स्टेज 3 में आ जाओ। बेटा स्टेज 3 के 2-4 क्वेश्चन कर लो, सारे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप बाकी करोगे तब प्रैक्टिस होगी बेटा आपसे।
स्टेज 3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, अम्ल में अम्ल मिला रहा है तो क्रियाशील पदार्थ नहीं है, अक्रियाशील पदार्थ है। अम्ल प्लस अम्ल, क्षार प्लस क्षार, याद आ गया, लिखवाया था। तो अक्रियाशील पदार्थ के लिए फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू परिणामी सांद्रता। मोलरता क्यों ली है? क्योंकि मोलरता दी है हमारे को क्वेश्चन में और आयतन का अनुपात दिया है। इसकी मोलरता 1, इसकी मोलरता 2, आयतन इसका 4, इसका 1। देखो अनुपात दिया है तो 4:1, तो 4 और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 5, ये मोलरता। तो 4 और 2 6, 6/5 तो 1.2। तो बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब अम्ल में अम्ल मतलब अक्रियाशील पदार्थों को मिलाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है। परिणामी आयतन क्या होता है? दोनों के आयतनों का योग होता है। सही बात है बेटा। इसके बाद बेटा आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आपका BrO3 माइनस Br माइनस से क्रिया करके Br2 बना रहा है, तो इस Br2 का आपसे तुल्यांकी भार पूछा है। विषम अनुपातन अभिक्रिया हो गई, इसके लिए मैंने आपको बताया था और यही एग्जाम्पल लिया था, बस उल्टा लिया था, याद आ गया। इस पे 0, इस पे -1, इस पे +5। तो बेटा 0 से +5, इसके लिए एन फैक्टर देख रहे हैं, इसके लिए नहीं, इसके लिए 0 से 5, 5 का अंतर 2 परमाणु तो 10 आया। 0 से -1, 1 का अंतर 2 परमाणु तो 2। भाई इसका देख रहे हैं तो इसके परमाणुओं से गुणा होगा, ध्यान रखें। और विषम अनुपातन अभिक्रिया में अलग अलग जोड़ते हैं, इस अंश का प्लस इस अंश का। तो देखो m/10 प्लस m/2, 10 आ गया, m और 5 6m/10, ये 3, ये 5, 3m/5, यही आएगा इसका तुल्यांकी भार। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 3 मिल गया, जिसका हमको आंसर पता लग गया। डन बेटा, कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर 14 और देख लो बेटा। आपको बोल रहा है H2O2 का एक जलीय विलयन के 50 ml को Ki विलयन के आधिक्य के साथ तथा H2SO4 के साथ अनुमापित करते हैं, तो इसमें जो आयोडीन मुक्त होती है उसको 20 ml 0.1 m Na2S2O3 विलयन की आवश्यकता होती है पूर्ण अभिक्रिया के लिए। तो H2O2 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर मतलब सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा जिन दो चीजों की बात की है वही उनके तुल्यांक बराबर कर लो। H2O2 के तुल्यांक बराबर होंगे Na2S2O3 के तुल्यांक। सही बात है। तुल्यांक का फॉर्मूला जो डेटा दिया है M1N1V1 M2N2V2। बेटा याद रखें H2O2 के लिए n फैक्टर H2O2 O2 में बदलता है -1 से 0, तो n फैक्टर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु है तो 2 आता है, ठीक है। और बेटा S2O3 की बात करूं तो इसके लिए याद रखना S2O3 -2 SO4 -2 में जाता है, इसके लिए n फैक्टर बेटा कितना आएगा +2 से +6, तो बेटा n फैक्टर आ जाएगा आपके पास 4 × 2 8। याद रखें n फैक्टर का खेल है। H2O2 के लिए n फैक्टर हमेशा 2, क्योंकि -1 से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज 2 परमाणु है तो 2 आएगा। ये +2 से +6 में जा रहा है, 4 का चेंज 2 परमाणु है तो 8 आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बेटा इसमें एक थोड़ी सी गलती है, वो देख लीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 14 में इसका n फैक्टर जो है वो ध्यान रखें, थोड़ी सी गलती रह गई। S2O3 -2 बेटा क्या दिया है? S2O3 दिया है, ये आपका कंप्लीट होता है S4O6 -2। SO4 -2 में नहीं जाता, वो अलग केस है। S4O6 -2 में जाता है। तो यहाँ पे तो चार्ज आएगा +2, यहाँ पे चार्ज आएगा 2.5। n फैक्टर चेक करूं 0.5 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु? 2 परमाणु तो 1। तो बेटा इसका n फैक्टर आपको पहले भी बता रखा है 1 होता है,
और H2O2 का n फैक्टर 2 होता है, याद रखें। अब वैल्यूज देखे क्या क्या दिए, M1 50 2, आयतन 50 N2, इसका 0.1 20 और 1, 0.1 तो मोलरता, 20 आयतन, ml से कट जाएगा, n फैक्टर 1। तो यहां से M1 कितना आएगा देखो, 0.1 गुणा 20 बटे 50 गुणा 2, तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया बेटा, तो 1/50 आ गया। 1/50 का मतलब कितना हो रहा है देख लीजिए आप, इसके अकॉर्डिंग 0.02 हो जाएगा। तो M1 आ गया 0.02। बेटा ये सांद्रता नहीं है, सांद्रता पूछिए H2O2 की सांद्रता, सांद्रता पूछिए आपसे ग्राम प्रति लीटर में, मतलब किसकी बात कर रहा है, सामर्थ्य की बात कर रहा है बेटा। और सामर्थ्य का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सामर्थ्य इज इक्वल टू मोलरता गुणा अणुभार, याद आ गया होगा, याद आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता 0.02, H2O2 का अणुभार कितना होगा, H2O2 का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट 2 + 32 34, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का 2, 16 दूना 32, तो 34 दूना 68.68 ग्राम प्रति लीटर, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो बेटा क्या किया, पहले तुल्यांक बराबर किए, जिन दो चीजों की बात की थी, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 2 याद होना चाहिए। सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है मोलरता गुणा अणुभार, पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट है, रट के रखे, MTR है आपका। H2O2 का अणुभार 34 होता है, वैल्यू पुट कर दी। तो बेटा ये आपके स्टेज 1 2 3 4 मैंने करवाया रेडॉक्स रिएक्शन। आपका रेडॉक्स रिएक्शन आज कंप्लीट होता है। तो इसमें बेटा एक तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद रखें, एक तो आपको एक तो फॉर्मल आवेश, एक अपचयन विभव, ये 2 वाले क्वेश्चन नहीं करने, 2-3 क्वेश्चन है, आगे डिटेल में पूरा टॉपिक आएगा, वहां पे मैं करवा दूंगा, वो मेरी टेंशन है ना। और एक स्टेज 3 के 2-4 क्वेश्चन मैंने कराए, 2-4 आपसे हो तो ठीक है, नहीं तो स्टेज 1 पूरी होनी चाहिए, स्टेज 2 पूरी होनी चाहिए, स्टेज 4 का सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा होना चाहिए, फिर लास्ट में स्टेज 3 करना, स्टेज 3 के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आई बात, उसमें थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन, इसलिए पहले स्टेज 4 स्टेज 2 स्टेज 1 करना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करना, वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे से करना, इससे बार कुछ नहीं आएगा बेटा, बार बार यही कह रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, लगभग 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो बेटा इससे बार क्या आएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन गिनोगे तो 100 के लगभग क्वेश्चन बेटा मैंने करवा दिया। समझ में आ रही है बात बेटा, तो एक बार ये सारे क्वेश्चन आप करना, फिर बाकी की बातचीत अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैस की अवस्था। तो रेडॉक्स में क्वेश्चंस करना, पहले स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 4 और फिर स्टेज 3। जो क्वेश्चन नहीं आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने कराया उनको पढ़ना, जिससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, फिर उनको करना, ठीक है बेटा। बाकी सब बढ़िया, पेपर वेपर अच्छे से दिया करो, पढ़ाई अच्छे से करना, बाकी देखते हैं। ओके, थैंक यू।